तो आज 14 दिसंबर 2025 है और दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। हमारे पास आरएमएन न्यूज़ का एक लेख है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को कवर करता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ रैली की खबरें बताने के लिए नहीं हैं। हम इस लेख की गहराई में उतरेंगे क्योंकि ये लेख सिर्फ नारों से कहीं आगे जाकर विपक्ष की पूरी रणनीति पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ, मतलब सतह पर तो ये एक सरकार विरोधी रैली ही लगती है, लेकिन लेख का जो असली तर्क है, वो ये है कि विपक्ष जिस दुश्मन से लड़ रहा है, शायद वो उसकी परछाई है। असली दुश्मन कहीं और छिपा है, और इसी वजह से ये विश्लेषण काफी दिलचस्प हो जाता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर मतलब सीधे सीधे चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये लेख कह रहा है कि उनका निशाना ही गलत है। तो पहले ये समझते हैं कि आज मैदान में हुआ क्या। तो जैसा हमने बताया, दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी आरएसएस सरकार को हटाने की आवाज उठाई। नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। ये अपने आप में एक बहुत ही आक्रामक और सीधा नारा है। और ये सिर्फ सरकार पर एक सामान्य हमले तक ही सीमित नहीं था। इस लेख के मुताबिक रैली की जो सबसे विस्फोटक बात थी, वो ये थी कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्तों का नाम लेकर उन पर हमला बोला। नाम लेकर? हाँ, नाम लेकर। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग बीजेपी के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और वोट चोरी में शामिल हैं। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था के टॉप अधिकारियों पर ऐसा सीधा आरोप लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी स्वतंत्र संस्था पर इतना सीधा हमला तो वाकई गंभीर है। लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। लेख बताता है कि ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल। इस लेख में याद दिलाया गया है कि ये जो चक्र है, ये 2023 से लगातार चल रहा है। राहुल गांधी बार बार चुनाव में हेरफेर के आरोप लगाते रहे हैं, कभी मतदाता सूची में गड़बड़ी का, तो कभी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वोट खरीदने का। लेकिन लेख एक अहम सवाल पूछता है, इन सब आरोपों का नतीजा क्या निकला? राजनीतिक तौर पर कुछ भी नहीं। ये एक तरह की रस्म बन गई है। चुनाव होता है, विपक्ष हारता है, और फिर धांधली के आरोप लगते हैं। एग्जैक्टली ये एक सोची समझी रणनीति कम और हार के बाद की प्रतिक्रिया ज्यादा लगती है। तो लेख का मुख्य तर्क ये है कि चुनाव आयुक्तों पर हमला करके राहुल गांधी असल में असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। ये शायद उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर विपक्ष को सच में लगता है कि धांधली हो रही है, तो वे सीधे उसकी जड़ पर हमला करने से क्यों बच रहे हैं? क्या लेख इस पर कोई रोशनी डालता है कि इस हिचकिचाहट की वजह क्या हो सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेख सीधे तौर पर तो कांग्रेस की मंशा पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वो आलोचकों के हवाले से एक तर्क जरूर देता है। आलोचकों का मानना है कि चुनाव आयुक्त तो उस विशाल इंस्टीट्यूशनल ढांचे के महज कुछ पुर्जे हैं जिस पर कथित तौर पर पहले ही कब्जा हो चुका है। लेख ये भी सवाल करता है कि क्या इन आयुक्तों के पास ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करने की तकनीकी मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होगी। तर्क ये है कि वे सिस्टम के संचालक हो सकते हैं, लेकिन वो खुद सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो अगर निशाना चुनाव आयुक्त नहीं है, तो लेख के हिसाब से असली निशाना क्या या कौन होना चाहिए? इस विश्लेषण के मुताबिक असली चुनाव चोरी का इंजन ईवीएम को बताया गया है। लेख का तर्क बहुत साफ है। आप वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके या सरकारी योजनाओं का लालच देकर कुछ हजार वोटों का या कुछ सीटों का समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन पूरे देश में या उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के लिए ये तरीके काफी नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर नतीजों को पलटने के लिए लेख के अनुसार सिर्फ एक सिस्टमैटिक ईवीएम मैनिपुलेशन ही सक्षम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब लेख ये कह रहा है कि विपक्ष छोटी-मोटी चोरियों की शिकायत कर रहा है, जबकि उनके अनुसार डाका डालने के लिए एक ज्यादा मतलब एडवांस्ड और तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, और वो सिस्टम ईवीएम है। और यहीं पर लेख कांग्रेस की रणनीति की सबसे बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद लेख के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को कभी भी अपने राजनीतिक अभियान का मुख्य, केंद्रीय और नॉन निगोशिएबल मुद्दा नहीं बनाया है। वे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप नहीं देते। मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर ईवीएम ही असली समस्या है,
जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है, तो कांग्रेस उस पर सीधे हल्ला बोलने से क्यों कतरा रही है? एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि ईवीएम पर सीधा हमला करना मतलब देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही अविश्वास जताना है, जिसका असर लोकतंत्र पर बहुत गहरा पड़ सकता है। शायद कांग्रेस इस बड़ी लकीर को खींचने से बच रही हो। ये एक वाजिब संभावना है और शायद पार्टी के अंदर इस पर बहस भी होती हो। लेकिन लेख जिस दृष्टिकोण को सामने रखता है वो रणनीतिक है। वो पूछता है कि कांग्रेस ने ईवीएम को खत्म करने और बैलेट पेपर वापस लाने की मांग को लेकर एक देशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया। इस विश्लेषण के मुताबिक इस तरह की सीधी और जमीनी लड़ाई के बिना चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप सरकार के लिए महज शोर बनकर रह जाते हैं। वे चुनाव के बाद की शिकायतों की तरह लगते हैं जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। और इस पूरे पैटर्न को, इस रणनीति को और साफ समझने के लिए लेख हमें हाल के एक उदाहरण पे ले जाता है, नवंबर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ, बिहार का मामला इस थ्योरी को एक केस स्टडी की तरह पेश करता है। वहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीती, जो एक तरफा जीत थी। लेख का दावा है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों को इस नतीजे का अंदाजा मतदान से बहुत पहले ही लग गया था, जमीनी हकीकत से परे। और वहां भी कांग्रेस की रणनीति वैसी ही रही जैसी लेख में बताई गई है। बिल्कुल मतलब चुनाव प्रचार में सामान्य मुद्दे और हार के बाद धांधली के आरोप। बिल्कुल वही चक्र दोहराया गया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने रोजगार, महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर रैलियां की, लेकिन उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता को अपने अभियान का मुख्य आधार नहीं बनाया। हार के बाद ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाने शुरू किए। लेकिन क्या ये सिर्फ हवाई आरोप थे या उनके पास कोई ठोस तर्क भी था? यहाँ पर लेख एक बहुत ही तकनीकी लेकिन चौंकाने वाले आरोप का जिक्र करता है। आलोचकों ने दावा किया कि बिहार के नतीजों में एक अजीब पैटर्न दिखा। कई अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों को लगभग एक जैसे वोट मिले, जो स्टैटिस्टिकल रूप से लगभग असंभव है। एक मिनट, ये थोड़ा मुश्किल है, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसी ऐसे समझिए जैसे आप 100 अलग अलग सिक्के उछालें और हर बार नतीजा लगभग 60 हेड और 40 टेल ही आए। एक दो बार ऐसा होना संयोग हो सकता है, लेकिन हर बार इतना सटीक पैटर्न आना इस बात की ओर इशारा करता है कि नतीजा स्वाभाविक नहीं है, शायद कोई बाहरी दखल है। आलोचकों का तर्क है कि वोटों का ये पैटर्न भी वैसा ही था, इतना मिलता जुलता कि ये स्वाभाविक मतदान जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी प्री सेट प्रोग्राम या एल्गोरिथम का नतीजा लगता है। वाह, ये तो वाकई चौंकाने वाला तर्क है। इस तरह देखें तो ये महज एक आरोप नहीं, बल्कि एक डेटा पैटर्न की तरफ इशारा लगता है। लेकिन फिर वही सवाल, इतने बड़े आरोप को चुनाव के बाद ही क्यों उठाया गया? और यही लेख का केंद्रीय बिंदु है। ये रणनीति विपक्ष को हमेशा एक कदम पीछे रखती है। जब तक वो आरोप लगाते हैं तब तक सरकार बन चुकी होती है और बात आई गई हो जाती है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस लेख के विश्लेषण को माने, तो क्या विपक्ष सिर्फ प्रतीकात्मक नारेबाजी कर रहा है? अगर उन्हें लगता है कि पूरा खेल ही फिक्स है, तो फिर वो इस खेल में हिस्सा ही क्यों ले रहे हैं? लेख का निष्कर्ष काफी सख्त और सीधा है। ये तर्क देता है कि अगर कांग्रेस सच में मानती है कि चुनाव चोरी हो रहे हैं, तो बिना किसी बड़े जमीनी विरोध के ईवीएम आधारित चुनाव में हिस्सा लेना उन नतीजों को अनजाने में लेजिटिमिटी प्रदान करना है। हर बार चुनाव में खड़े होकर वे उस सिस्टम को मान रहे हैं जिस पर वे खुद सवाल उठा रहे हैं। ये तो एक तरह का चक्रव्यूह है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिस्टम गलत है, दूसरी तरफ आप उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे मजबूती दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद में दिए गए भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आज जैसी कभी कभार होने वाली रैलियां उस व्यवस्था के खिलाफ पूरी तरह से बेअसर हैं, जिसे लेख में नरेंद्र मोदी का एक व्यक्ति केंद्रित शासन कहा गया है। लेख इसी ओर इशारा करता है। उसके मुताबिक वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ समय के लिए जोश भर सकते हैं, लेकिन वे उस कथित सिस्टम को कोई ठोस चुनौती नहीं दे पाते जो तकनीकी अपारदर्शिता और संस्थागत कब्जे पर बना है। लेख के मुताबिक ये कुछ ऐसा है जैसे आप सुनामी को रोकने के लिए कागज की दीवार बना रहे हों। नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन वे उस ताकतवर सिस्टम को नहीं रोक सकते। तो कुल मिलाकर इस लेख का अंतिम संदेश ये है कि विपक्ष लक्षणों का इलाज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि चुनाव के नतीजे या आयुक्तों की भूमिका, लेकिन वो उस कथित बीमारी की जड़ यानी ईवीएम प्रणाली का सामना करने से कतरा रहा है, जिसे लेख में चुनाव चोरी का असली इंजन बताया गया है। बिल्कुल,
लेख एक ऐतिहासिक सत्य की ओर भी इशारा करता है कि ताकतवर सत्तावादी व्यवस्थाएं सिर्फ बयानों या रैलियों से नहीं बदलती। जब तक ईवीएम को चुनावी धोखाधड़ी का मुख्य जरिया बताकर उसके खिलाफ एक निरंतर देशव्यापी और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं होता, तब तक कांग्रेस की इस तरह की रैलियां सिर्फ एक राजनीतिक रस्म बनकर रह जाएंगी, जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। तो आज हमने देखा कि राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की सतह के नीचे एक गहरा रणनीतिक सवाल और विपक्ष की दुविधा छिपी हुई है। आरोप सीधे और बेहद गंभीर है, लेकिन हमारे स्रोत आरएमएन न्यूज का विश्लेषण बताता है कि असली बहस शायद चुनाव आयुक्तों के बारे में नहीं, बल्कि उस तकनीक के बारे में है जिससे वोट डाले और गिने जाते हैं, यानी ईवीएम। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े नैतिक और रणनीतिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी राजनीतिक दल को ये लगने लगे कि खेल के नियम ही उसके खिलाफ लिखे जा चुके हैं, तो वो क्या करे? क्या वो खेल के अंदर रहकर उसे बदलने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि उसकी हर भागीदारी उस दोषपूर्ण खेल को वैधता देती है, या फिर वो पूरे खेल का ही बहिष्कार कर दे, ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो मैदान से ही बाहर हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये लेख नहीं देता, और शायद यही वो सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।